माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता। कई टीचर तो ऐसे हैं जिनको बेचारों को पढ़ाना भी नहीं आता था। हाथ में जब चौक पकड़ते तो हाथ कांपते थे उनकी क्लासों में मैं बैठता था और मैं उनको भरोसा देता था। पहले गुरु जो चाहता था वो ज्ञान देता था, आज बच्चा जो चाहता है वो ज्ञान दिया जाता है। शादी तो मेरी जब मैं 10th में पढ़ता था उस समय हुई, बाकी विशेष बात में आई थी। बाल विवाह मानो और क्या है, जब 15-16 साल की उम्र में जब शादियां हो रही है, और आज की शादियां 10 लाख से स्टार्ट होती है। मैंने एंड नहीं बताया, स्टार्ट होती है। हम बच्चे तो ये सोचते थे कि आप दोनों ने ही भारत क्लासेस की शुरुआत की है। सर, ऑनलाइन गेमिंग में मैंने कई सारे केसेस देखे हैं। अभी ये ऐप है, इसमें पैसे डाल, इसमें गेम्स खेल, तो 10 डालेगा ना, तेरे 50 आएंगे, तेरे को वापस रिटर्न हाथों खाते में आ जाएंगे कि आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे फिर आपका पैसा खाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट एपिसोड काफी डिमांडिंग है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनाने के लिए कई साल संघर्ष किया है और जो मेरे बचपन के मेंटर या गुरु भी रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं उनसे ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात करूंगा, लाइफ लेसन्स के ऊपर बात करूंगा, सोसाइटी की डार्क रियलिटीज के बारे में बात करूंगा और हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों में फैल रहे फोन एडिक्शन और ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर भी बात करूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। आज हमारे साथ है श्री रघुवीर जी सर, जो कि पिछले 25 साल से कोटा के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम है भारत क्लासेस। राम राम सर। राम राम। सबसे पहले आपका चरण स्पर्श। खुश रहो, तरक्की करो। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, आपके इस संघर्षशील जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने कैसे शुरुआत की इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, उनके बारे में बताइए सर। 8 भाई बहन में मेरे से बड़ी सिस्टर है जो एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद बड़ा घर में परिवार में मेंबर में ही बचा। पिताजी के पास 5 बीघा जमीन है और उस 5 बीघा जमीन में सारा सब कुछ करना, पढ़ाना भी सही, बच्चों को पालना भी है, उनकी शादी भी करनी है, मतलब टोटल जिम्मेदारी निभाना असहज जैसी स्थिति है। जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे, गर्मी की छुट्टियां लगती थी तो कुछ काम वगैरह भी कर लिया करते थे, कुछ पैसा अर्न करते थे, उनसे किताबें वगैरह खरीदते थे। सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े तो संघर्ष तो शुरू से रहा। स्कूलिंग आपकी गांव से हुई थी? गांव से, मतलब सेकेंडरी तक मेरी गांव रही। 12th पास करने के बाद प्राइवेट पढ़ते भी रहे, चलता रहा संघर्ष। फिर उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कोटा आया। सर, आपका पहला टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा था? मस्त। फर्स्ट बार जब कोई टीचर क्लास में एंटर करता है, क्लास में बड़ी बच्चों से, तो वो पहले ही घबरा जाता है। तो शुरुआत आपने कब की? 94 में। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? उस समय लगभग मैं 21 या 22 साल की एज होगी लगभग। जैसे गांव के स्कूल में पढ़ाया मैंने। अच्छा। एक प्राइवेट स्कूल था जो मतलब 5वीं तक की क्लासें थी उसमें। वहाँ का जो स्कूल मालिक था उसने किसी से कहा कि यार रघुवीर है जो वो पढ़ा सकता है, तो उसने मेरे से संपर्क किया। तो पहले तो मैंने अनायास उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, पढ़ाना मैंने कहा अपने समझ के बाहर है। फिर उसके बाद वो मेरे पिताजी से मिला तो मेरे पिताजी ने कहा कि यार तू वैसे फ्री तो बैठा रहता है, चल जा उसमें 1 घंटे 2 घंटे यही सही। अरे मैंने कहा क्या देंगे यार, क्या है। और उस समय क्या पेमेंट वगैरह भी कुछ खास नहीं बिल्कुल था। मतलब मुश्किल से मान लो 200-250 रुपये महीना इस तरह से दिया करते थे लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई पेमेंट तो तू मेरे से ले लेना, पर तू चल जा, 1-2 घंटे कम से कम तेरा भी टाइम पास होएगा। तो ऐसे शुरुआत हुई आपकी? हाँ, तो चला गया। जब स्कूल पहुंचा बच्चे सब आ चुके थे और मैं नया व्यक्ति, तो किसी बच्चे ने पहचाने कि भी ये टीचर है। हाँ, सही है। और आपकी एज भी फिर उसी? एज भी लगभग वही 21 साल के समथिंग एक लड़का होता है। तो मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और प्रेयर वगैरह करवा दी। तो बच्चे सारे सब यार ये कौन आ गया, कनेक्ट हो गया आपका। ये कौन आ गया। उसके बाद जो बड़ी उनकी सीनियर क्लास केवल 5th थी। मैंने कहा यार स्वाभाविक इनकी इंग्लिश का टीचर नहीं है, कालांश वगैरह जो बने हुए थे उसमें उसी के देखे। मैंने कहा भाई इंग्लिश की पढ़ानी है अपने को। तो पहला पीरियड इंग्लिश का। अब अपने को तो पता ही नहीं है क्या डिवाइड था इनका क्या नहीं था। मैं घुसा जो लंच में बाहर निकला उस क्लास से। इतना लंबा चला। हाँ, और बच्चे मस्त। बच्चों को से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा समझ में तो आ रही ना? कि नहीं सर, समझ में क्या है, आज दिन तक मैं ऐसी इंग्लिश पढ़ाई नहीं। अच्छा, बढ़िया कनेक्ट हो गया मतलब तो आपके साथ। उस हिसाब से मुझे खुद को भी फील हुआ। मैंने कहा यार अपने को पढ़ाना तो आता है। इसका मतलब जब बच्चे संतुष्ट हो रहे हैं, बच्चे इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं सर आज दिन तक ऐसा तो मैं पढ़ाया नहीं, आनंद आ गया। आपको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और बच्चों से मैंने वापस क्वेश्चन भी पुटअप किए तो बच्चों ने जवाब भी दिया। तो इसका मतलब मैंने कहा यार दम है, पढ़ाना तो आता है अपने को, स्किल का। फिर उसके बाद जैसे लंच हुआ, लंच के बाद फिर अगली क्लास 4th वाली थी। 4th में घुसा तो पूरी छुट्टी में बाहर आया। बाकी के टीचर कहने लगे कि भैया यार ये ऐसे पढ़ाएगा तो हमारी छुट्टी होगी सब। हाँ, नौकरी चली जाएगी।
भाई हम लोग हमारी तो क्लास ही नहीं देता। हाँ वही। लेकिन यार मुझे क्या पता, तुम लोग बता दिया करो कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, किस में लेना है। मैंने कहा वो पीछे से जो मतलब वो हाँ। लिया जाता है तो वो भी ले लेना कि भाई हाँ फीडबैक वगैरह, तो भाई क्या है क्या नहीं है। क्या नहीं, फीडबैक तो आ गया हमारे पास कि इतना टाइम टीचर नहीं रुकता क्लास में किसी में भी। सही बात है, बच्चे बोर होने लग जाते हैं। हाँ, बच्चे जब खिलखिलाते हुए निकले लंच में भी, हाँ कि नहीं मजा आ गया, ये नए सर तो बहुत अच्छे हैं, फलाना ये उस तरह के बच्चे आपस में डिस्कस करते ही हैं। फिर आपने कितने सालों तक कंटिन्यू रखा यही चीज? स्कूल में पढ़ाया मैंने 3 साल। क्या है, किसी टीचर से मेरी थोड़ी सी ऐसे अनबन होगी तो फिर मैंने उसके बाद मयूरी छोड़ दिया और वो ज्वाइन कर लिया। वो ऐसे उसी को सलाह दे के वो बंदा अगर आपके पास आ जाए, हाँ। ऑलराउंडर, तुम्हारे मर्जी पड़े जो पढ़वाओ उससे, मार्केट में नाम हाँ। बनने लग गया था। मर्जी पड़े जो पढ़वाओ उससे। तो फिर उन्होंने कहा कि यार हम आपको इतना पेमेंट दे दें बड़ा करके। मैंने कहा देखो मैं पेमेंट वगैरह से नहीं आता, मैं तो ये है मेरा मन लगता है तो काम करता हूँ और मन नहीं लगता तो काम नहीं करता। उसके बाद मयूरी छोड़ दिया और वो ज्वाइन कर लिया। तो एक अब्दुल हकीम जी थे जो हमारे सीनियर टीचर थे, वो भी तैयारी करवाते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि रघु मेरे साथ जुड़ यार तू, और अपन दोनों मिलके तैयारी करवाते हैं। तो फिर 2 साल तक मैंने उनके साथ तैयारी करवाई। और हमने लगभग ये मान लो नवोदय में, मतलब वहां पर जैसे 60 स्टूडेंट लिए जाते थे एक बैच में, तो 60 स्टूडेंट में से हर वर्ष 10-12 स्टूडेंट अपने ही होते, केवल एक ही गाँव से। तो ऐसा क्या पढ़ाते हैं जो मतलब इतना बच्चा इनके पास से आता है हर एक ही गाँव से। उन बच्चों को लगभग हम लोग 10-12 घंटे प्रिपेयर भी करवाते थे, तब जाकर के वो बच्चों की मेहनत भी रहती है सर। बच्चों की मेहनत की। वोट आने के बाद फिर यहाँ पढ़ाना शुरू किया। जब आपकी एज क्या थी? 24 साल के समथिंग था, और वहां से ही भारत क्लासेस की न्यू दिल्ली। सर आपने मुझे एक बार बताया था कि सागर भैया और भारत क्लासेस के जो बर्थ है 99 2000 का इसका बर्थ है बालक का। जिस साल ये पैदा हुआ उसी साल भारत क्लासेस डली। तो आपकी शादी काफी अर्ली हो गई थी, मतलब जल्दी हो गई थी? शादी तो मेरी जब मैं 10th में पढ़ता था उस समय हो गई थी, बाकी मैसेज बाद में आई थी। बाकी भाई पहले तो क्या है, पहले शादियाँ जल्दी कर दिया करते थे। बाल विवाह। हाँ, हाँ मतलब वो। बाल विवाह ही मानो, और क्या है, बाल जब विवाह ही था। 15-16 साल की उम्र में जब शादियां हो रही है हाँ तो सर। एक मेच्योरिटी थोड़ी होती है, एक जिम्मेदारी थोड़ी होती है। वो तो यूं है कि चलो ठीक है यार, शादी कर दी, 2-5 साल बाद फिर जब बच्चे मेच्योर होते हैं फिर उसके बाद वो भेज रहे हैं, मतलब गोना वगैरह इस तरह की जो हाँ, वो रस्में होती है। अब आजकल वो प्रथाएं तो खत्म होगी पूरी, बच्चे पढ़े लिखे हैं हाँ। तो स्वभाव की मेच्योरिटी के बाद ही उनको शादियां वगैरह सब की जाती है। हाउ टू डील इन टफ टाइम्स। कभी कभी जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि एक के बाद एक चीजें बिगड़ती चली जाती हैं, तो आप उन बुरे हालात में कैसे डील करते हो? तो ये हालात तो अच्छे और बुरे बनना ये तो प्रकृति के ऊपर है। इसको तो हमेशा अपन भी जानते हैं इस चीज को कि भाई कोई भी चीज लंबे समय के लिए स्थायी नहीं होती। गलतियां कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, तो उन सारी चीजों को सोचना पड़ता है और उसमें से कोशिश करते हैं कि वो गलतियां दोबारा नहीं हो। अगर मान लीजिए गलती होना स्वाभाविक है कि भाई गलती तो होएगी तो कम से कम हो। तो अगर इन चीजों को अपन इस तरह से हैंडल करेंगे तो अपने आप वो चीजें नॉर्मल होती हुई चली जाएगी। और जो सुधर ही नहीं सकते उसको समय पे छोड़ दो। हाँ वो तो है सर, कुछ कुछ चीजें समय के साथ ठीक होने लग जाती भाई जो चीज अपने बस में नहीं है तो फिर उसको समय पर छोड़ दो, समय उसको सुधारे। है। अर्ली सक्सेस होने का क्या सीक्रेट है सर? सफलता धीरे धीरे मिलना चाहिए। भाई सफलता अगर जल्दी मिले तो भी खराब है, लेट मिले तो भी खराब है। सर अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है ना तो उसको वो हजम नहीं होती। धीरे धीरे चलती है तो वो गिरती भी धीरे धीरे, वो लंबे समय चलती है। भाई श्योरिटी उसी की है जो 50 की स्पीड से चल रहा है, वो निश्चित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हाँ और जो 100 की स्पीड से चल रहा है वहां पर स्थिरता नहीं है, हाँ वो तो पहुंच ही जाए, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है पर वो उस सक्सेस को बनाए नहीं रख पाते, वापस कुछ ही सालों के अंदर वापस डाउनफॉल देखने को मिलता कारण ये है ना, टॉप पर पहुंचना सहज है, टॉप पर बने रहना सहज नहीं। हाँ वो बने रहने का ही तो गेम है सर ये। ऊपर पहुंचने की तैयारी कोशिश सभी करते हैं। अब जो टॉप पर पहुंच गया मेरे मुकाबले में कौन है, तो फिर वो क्या मेहनत करना कम कर दे। अब जो पीछे है उसके पीछे है, निरंतर वो तो कोशिश करेगा, निरंतर मेहनत करता है वो तो कोशिश करेगा। अब जैसे वो थोड़ा ढीला पड़ता है ये पहुंच जाएगा। जो नीचे वाले हैं ये तो तैयार है ऊपर पहुंचने के लिए, तो वहां बने रहने के लिए इनसे ज्यादा मेहनत करनी है। और जो अगर उसने लूजपन दिखा दिया तो डाउन आएगा। समाज के अंदर सक्सेस को या तो पैसों के नजरिए से देखते हैं कि भाई कौन कितना अमीर है उसको सक्सेसफुल बोलेंगे। जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। कोई लड़का लड़की देखने भी जाता है या कोई फैमिली वाली बात भी चलती है तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़का क्या करता है या फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितना अमीर है, क्या है। आज ऐसी स्थिति है सर, अगर कोई बेटे देना भी चाहता है ना तो वो बड़े घर में देगा, वो लेवल के घर में भी नहीं देना चाहता।
कौन मिलियनेयर है, कौन करोड़पति है आज के टाइम पे, उसको ज्यादा सक्सेसफुल बोलते हैं। सर आप सक्सेस को किस नजरिए से देखते हो? सफलताएं तो देखो अपने अपने अलग अलग फील्ड की अलग अलग होती है। हर फील्ड में आदमी सफल होना चाहता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जी तोड़ के मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। कुछ जो होता है वो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं सफल हो जाते हैं। टीचर तो सबको ही बराबर ही पढ़ाता है, मेहनत भी सब बराबर करते हैं। क्या होता है, कर्म तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पर ईश्वर का सपोर्ट भी होना जरूरी है। भी बहुत, उसका भी योगदान होना बहुत जरूरी है। ये है कि एग्जाम्पल दूं मैं, अभी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी थी पिछली वाली, अब नईम सर ने काफी टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं। उनकी मैसेज को खुद को भी उन्होंने ही तैयार किया, मैसेज का सिलेक्शन हो गया, खुद का सिलेक्शन रह गया। अब इसको क्या कहें? इसको लक बोलेंगे सर। ये सब फोकस के ऊपर है कि किसका फोकस कितना। अब उन्होंने क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन छेड़ दिए जो नहीं करने थे, मतलब छोड़ने थे। हाँ, मैडम ने वही क्वेश्चन किए जो उनको आते थे। भाई ठीक है, सिलेक्शन हो तो हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। नेगेटिव नहीं गए हो। हाँ, तो बैठ गए फिक्स। हाँ, अब इन्होंने सोचा कि यार अब अपन जनरल के व्यक्ति हैं, स्वभाव के, यार इसकी तो कट ऑफ जाएगी तो अपना तो नंबर आएगा ही नहीं। तो साला नंबर तो वैसे भी नहीं आ रहा क्या, तो चलो ठीक है इनको भी कर देते हैं। अच्छा, जो वो माइनस में चले गए। हाँ, अब एक नंबर बहुत कम पड़ा उनके, क्योंकि उनका अगर एक एक नंबर भी कटा होगा माइनस में, हाँ, तभी 10 नंबर गए ना, तो उनके पास तो 9 नंबर प्लस थे। हाँ, वो तो उनका सिलेक्शन श्योर था उनका। भाई। जो अगर उन्हीं को जो आ रहा था उन्हीं को करके छोड़ देते कि भाई ठीक है यार सिलेक्शन होएगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा, पर मैं तो वही करूंगा जो मुझे आता है। तो दोनों का सिलेक्शन हो जाता। सही समय पे सही रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो रिस्क जब कामयाब होती है जब ईश्वर आपके साथ हो। सर आज की जनरेशन को हाउ टू अर्न मनी के साथ हाउ टू सेव मनी भी सीखना चाहिए। कमाने से लेके बचाने तक की किस तरीके से हम अपनी लाइफ में स्किल डेवलप कर सकते हैं वो बताओ सर। जैसे जब मान लो उसकी शुरुआत होती है 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल की एज में, अगर मान लो कोई कमाना शुरू करता है, उस समय उसकी शादी भी होती है, तो जितना कमाता है उस समय उसको ज्यादा बचत करनी चाहिए। बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो स्वाभाविक एक जिम्मेदारी पैदा हो रही है। तो ये तो हमें पता है कि जब हमने मान लीजिए एक बच्चा पैदा किया, एक बच्चा है, तो उस बच्चे की एजुकेशन भी करवानी है, तो उसकी परवरिश भी करनी है, प्लस उस बच्चे की शादी भी करनी है। ये सारी चीजें एक जिम्मेदारी के रूप में आपके सामने आती है। आज मान लीजिए अगर आप 25 साल बाद बच्चे की शादी के लिए सोचेंगे जी सर, तो आपको 25 साल पहले से उसकी तैयारी शुरू करनी है। तैयारी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं सर? मान लीजिए अपन ने आरडी करवा दी साहब, साल भर की या 2 साल की या 3 साल की जो भी आरडी है, तो 200-500 रुपये महीने के हिसाब से अपन ने, जैसे वो 5-50 हजार इकट्ठे होते थे, फिर उनकी एफडी करवा दो 2-5-10 साल के लिए, या एलआईसी पॉलिसी ले लो, जैसे मान लीजिए 25 से 20 साल की पॉलिसी ले लो, जैसे एसआईपी वगैरह है या कुछ। पर सर यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, चीज़ों की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन हमारी जो अर्निंग्स है और सेविंग्स है उनको खाती है। ये चीज़ मैंने सीखी है पिछले 2-3 साल के अंदर। अगर चीज़ों की रेटें बढ़ती है तो आपकी पेमेंट अर्निंग भी बढ़ती है जी। आज मान लीजिए मैं अगर 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ, उसमें से 3,000 रुपये महीना मेरा घर खर्च में जा रहा है, मेरी आवश्यकताओं में खर्च हो रहा है, 2,000 मेरे पास बचता है। उस 2,000 में से भी मैं 1,000 बचाऊँ, कभी कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए मेरे पास 1,000 रहेगा। तो आप कितना परसेंटेज अपनी इमरजेंसी फंड के लिए रखोगे? जो भी आपकी इनकम है उसका 60% आप करके वो खर्च करो। इमरजेंसी फंड के लिए आपका 20% होना जरूरी है जी सर, और 20% आपका सेविंग में जाए, इन्वेस्टिंग में। तो क्या होता है, आज की जो जनरेशन है उसकी जो सोच है वो ये है, बाइक आपके घर वालों ने दिला रखी है आपको, मकान आपका कंप्लीट बना हुआ है जी सर, क्या, घर में जमीन बाड़ी सब है। अब अगर आपकी जॉब लग जाते है, आपकी मान लो कल 1,00,000 रुपए 90,000 रुपए 1,25,00,000 रुपए जो भी आपका पैकेज होता है, अब उस समय अगर आपसे कोई बचत के लिए बोलेगा जी, तो आप कह रहे हैं काई की बचत भी क्या है, काई की बचत भी तो एंजॉय करना है, जिंदगी जीना है जी सर, मैं सब करो पर एक सही समय पर एक सही समय। अगर कमा रहे हो अच्छा तो अच्छा खर्च करो। आज कोई चीज अगर 5 रुपए की मिल रही है तो कभी 25 रुपए की भी होगी। हाँ वो तो है सर। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे आज से 10 साल पहले का टाइम कुछ अलग था। उस टाइम पे हम सेविंग करना ईजी था हमारे लिए, पर आज के टाइम पे हमारा जो पैसा है वो कुछ इस तरीके से ज्यादा है कि हमें खुद को पता नहीं चलता। आवश्यकताओं से ज्यादा खर्च मत करो। आज मान लो अपने को केवल एक गाड़ी की जरूरत है, एक ही गाड़ी से काम चल रहा हो, हम 100 की शौक में 4 गाड़ियां घर में डाल लेते हैं। अगर अपने घर में मान लो 2 एंड्रॉइड मोबाइल से काम चल जाएगा तो आप दूसरे मोबाइल रख सकते हो छोटे वाले। काम 10,000 के मोबाइल से काम चल रहा है तो आप 1.5 लाख का मोबाइल क्यों खरीद रहे हो, केवल शान शौकत के लिए। पर लोग आजकल दिखावे पे ज्यादा चलते हैं सर। दिखावे के लिए तो लोग इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, वो अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं, कोई तो ब्याज पे पैसा उठा के भी सब कुछ करते हैं। भाई मैं तो देख, मेरी जहाँ सोच है, मैं तो महंगी शादियों के भी पक्ष में नहीं हूँ। जी सर, भाई जो
वेस्टेज है, वो वेस्टेज है। जी सर। आज इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़ी मुश्किल से कमाता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, उसको 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते इसके पास। जी सर। और आज की शादियां 10 लाख से स्टार्ट होती है, मैंने एंड नहीं बताया, स्टार्ट होती है। जी सर। अब मान लो अगर किसी के 4 बच्चे हैं, वो कैसे शादियां करेगा? तो 40 लाख रुपए तो चाहिए। तो 40 लाख रुपए, अब मान लो उसके पास 10 बीघा जमीन भी है, तो 40 लाख रुपए तो उसके पूरी जिंदगी भर भी वो कमा ले, तब भी नहीं बच पाएंगे। तो वो शादियां ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सुखी सुखी जीवन जीना है, तो वेस्टेज जो है वो सारे हटाने पड़ेंगे। हटाने पड़ेंगे। अब आप बच्चे का बर्थडे मना रहे हो साहब, मना बर्थडे ही रहे हो, सारे रिश्तेदारों को बुला रहे हो, 1,50,000 खर्च कर रहे हो, जागरण भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी। यही करते हैं सर आज। तो जहाँ 1,000 में काम चल रहा था, वहां हमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। काम सब होते हैं, सिस्टम चाहिए। जी सर। इसमें तो मैं खुद कहता हूँ कि एक टीचर को कंजूस कहा जाता है, मास्टर तो कंजूस होता है। मैं मितव्ययी कहता हूँ उसको, मितव्ययी कहा जाता है कि आवश्यकता के अनुसार खर्च कर, वो वेस्टेज नहीं करेगा। और टीचर समाज का एक आदर्श होता है, वो समाज को दिशा देता है। जब वो खुद खर्चीला रहेगा तो समाज को क्या दिशा देगा? जी सर। तो समाज को उससे सीखना चाहिए, बल्कि पैसे का मूल्य क्या है। ऐसा कौन सा टीचर है जो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं करता? शिक्षा अच्छी से अच्छी दिलवाता है, वो खर्चा वहां नहीं करेगा जहां वेस्टेज होगा। आज मान लीजिए आपको 1 जोड़ी कपड़े की जरूरत है, आप 4 जोड़ी की जिद कर रहे हो, नहीं दिलाएगा, नहीं ला सर। वो 1 ही जोड़ी दिलाएगा। पहले गुरु जो चाहता था वो ज्ञान देता था, आज बच्चा जो चाहता है। बच्चा जो चाहता है वो ज्ञान दिया जाता है। अब उसकी अच्छाई, कौन सी अच्छाई आपको आकर्षित करती है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। सर आपने अपनी कौन सी एज में अपना घर खरीदा था पहले? ये मकान मैंने नहीं खरीदा, मेरे किसी मित्र ने खरीदा था, जी। जी सर। जो हिमाचल प्रदेश का था। उसके बड़े भैया इसमें ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। उसने इस मकान वाले को 5,000 रुपये उधार दे रखे थे ब्याज पे। जी सर। मतलब उधार स्वरूप दे रखा था, तो वो 5,000 रुपये उससे वापस नहीं जा रहे थे। तो उसने कहा कि भाई जब ये मकान बिकेगा, जब मैं पैसे तेरे को दूंगा। तो उसने सोचा कि यार मकान तो रघु को भी आज नहीं तो कल लेना है, तो उसने मेरे से भी नहीं पूछा भाई मकान लेना है नहीं लेना। जी। मतलब घर वालों को भी नहीं बताया था, मेरे पिताजी वगैरह को 1 महीना, लगभग उनको महीने 2 महीने बाद पता चला था कि भाई उसने प्लॉट ले लिया। क्योंकि पिताजी से क्या कहूँ जी आपको, जो स्टार्टिंग में जो बात हुई, 8 भाई बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ, 5 बीघा जमीन है। वो बंदा वो इंसान करेगा क्या? अगर अपन उनसे पैसों की भी डिमांड करेंगे तो कहाँ चलाएंगे? जी सर। वो किसी से कर्जा लेके आएंगे तो वो कर्जा ऑलरेडी लोड होएगा। तो मैंने शुरू से जो भी किया वो अपने दम पे ही करने की कोशिश करी। मतलब मैं कितना वजन में उठा सकता हूँ बस उतना ही उठा। ये चीज हमारी ऑडियंस को भी सीखनी चाहिए सर। मैंने कभी भी अपना लोड मैंने दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश नहीं करी। अब जब ये लिया था उस समय ऑलरेडी मेरे ऊपर 20,000 का कर्जा था। उस टाइम पे वो 20,000 भी बहुत ज्यादा थे सर। 20,000 ज्यादा हाई से, क्योंकि उस समय इनकम भी तो अपने कोई ज्यादा थोड़ी थी, 3,000-4,000 रुपये महीने का इनकम थी। तो उस इनकम में शुरू से मेरा सिस्टम जो मैंने बताया, बस वो सिस्टम वही रखता हूँ। बचत मैंने शुरू से रखी है। जी सर। ये बचत सीखने के लिए मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ सर। भाई 20% की जो सेविंग है, ये आंकड़े मेरे शुरू से, इसलिए मतलब ये मान लो कि अगर जो व्यक्ति इस सिस्टम से चलेगा उसको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा सर। दुख नहीं आएगा और कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज दिन तक मैंने बैंकों से लोन नहीं लिया। लोन लेना सही है या गलत? नहीं, अच्छे काम के लिए लोन लो। लोन लो। आपका जो भी कर्ज है वो कर्ज आपका जो इनकम है उसके 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, स्टेबल रहता है वो इंसान। तो स्टेबल हो। आज यही चीज है ना, बड़े बड़े फाइनेंसर पैसा लेके, एक मोटा पैसा लेके लोगों को सिखाते सर, तब जाके लोगों को समझ में आती है। मोटा पैसा किसी काउंसलर को देके सीखते हैं तब जाके। किसी से अगर 1 लाख रुपए भी अपन उधार लेते हैं, उसका 3,000 रुपये हमें ब्याज देना पड़ रहा है। हाँ। यानी कि हर महीने 3,000 रुपये उसका वजन हमारे ऊपर बढ़ रहा है। 10,000 रुपये महीने की इनकम होती है तो आप 1 लाख रुपये लो, पर उस पैसे से आपको इनकम होना चाहिए। 1 लाख लेकर के अगर आप उससे 2,000 भी कमा रहे हो या 1,000 भी कमा रहे हो या कुछ नहीं कमा रहे, तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, पैसा उधार लेकर के उसको शौक में खर्च करते हैं, 4 दिन बाद फिर आपकी ज़िंदगी खराब होना शुरू हो जाएगी और पूरी जिंदगी भर वो बर्डन रहता है सर। और इसकी वजह से ना बहुत सारे रिश्तेदारों से भी हम पैसे उठा लेते हैं ना, तो रिश्ते भी खराब होते हैं सर।
भाई आपकी जितनी क्षमता है उतना ही काम करो। भाई जीवन तो आपका है, उसको कैसे जीना है ये आपको डिसाइड करना है, उसको दूसरा थोड़ी डिसाइड करेगा। ये तो खुद के ऊपर है सर, खुद को अब सीखना अगर पड़ेगा। उसका भी डिसीजन दूसरे ने ले लिया तो फिर आपके पास बचा क्या। खुद का जीवन खुद ही के हाथ में है सर, कैसे बनाना है क्या बिगाड़ना है। भाई आज ये देखो, मैंने शुरू से ही इन चीजों पर शुरू से ध्यान दिया है। मैंने पैसा बचपन से कमाना सीखा है। ताकि फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। मैंने सबको सपोर्ट किया। मैंने अगर सपोर्ट लिया तो मेरे सर्किल से लिया, मैंने किसी रिश्तेदार की या परिवार वालों की एड नहीं ली। अगर हम किसी का सहयोग करने के लायक हैं जी सर। तो सहयोग भी करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, सहयोग करने के मायने चेंज हो जाते हैं। अगर हम परिवार में या रिश्तेदारी में सहयोग कर रहे हैं जी सर। तो माइंड में एक चीज को उसी समय ले आना चाहिए, अभी आ जाए तो बहुत तो बढ़िया ठीक है, बात है। नहीं आए तो ठीक है। पैसों के खातिर जी। कभी रिश्ते और रिश्तेदारियां खराब नहीं होना चाहिए। जी, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। आज के टाइम पे पेरेंट्स को अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए मेनली, क्या क्या चीज़ें क्या क्या स्किल्स सिखानी चाहिए उन्हें आज के टाइम पे। जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, क्योंकि आदमी तो कमाने से फुर्सत नहीं है, इसमें सारी जिम्मेदारी आ जाती है महिलाओं के ऊपर। उसका भी योगदान बनता है कि वो भी अपने बच्चों को केयर करे। कि जैसे हम घर आते हैं हाँ तब भी हम मोबाइल को लेकर के बैठ जाएंगे, भले अपने पास टाइम है तो हम बच्चों से डिस्कस नहीं कर रहे। भाई माँ तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी सही, उसकी अलग जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर पूरा घर है, बच्चों का भी है, हाँ। उनको संभालना करना सारा सब कुछ है। परंतु अपना भी है कि अपने को भी जैसे समय मिले वैसे बच्चे की एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। कि दोस्त कैसे बन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब बुरी आदतें हैं दोस्तों की, और ऐसे दोस्तों के साथ अगर आपका बच्चा रहता है तो स्वाभाविक है उसके अंदर भी वो चीज़ें आएगी। सर, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आज के टाइम पे पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने काम धंधे में बिजी हैं, मम्मी भी घर से बाहर थोड़ा बहुत मोहल्ले में घूमती है, बट बच्चे दूर दूर तक जाते हैं और साथ में सबसे बड़ा फ़ोन जो यंत्र है इसमें अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पेरेंट्स ट्रैक नहीं कर पा रहे आज के टाइम पे बच्चे को, फिर बाद में उसका धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होता जाता है। बिहेवियर के थ्रू उसे पता चलता है कि यार ये तो हमारा गलत संगत में गया बच्चा। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं या पेरेंट्स को थोड़ी सलाह दे सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन पे जा रहा है। मेन चीज़ तो है कि भाई मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। पूरी दुनिया की जानकारी आपको घर पे मिल रही है, हाँ वो तो है सर, ये इसका एडवांटेज। आपको जो चाहिए वो सब कुछ उस पर मिल रहा है। उसका उपयोग सही होना चाहिए। बच्चा जब छोटा रहेगा, जब तक वो मेच्योर नहीं होता वहाँ तक तो स्वाभाविक है पेरेंट्स को उसकी सावधानी रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि पर्सनल मोबाइल नहीं दिलाना चाहिए। 12 तक उसको मोबाइल वगैरह का ज़्यादा लाड मत दो। कोर्स ले लेता है जहाँ पर उसका यूज, तो फिर उसको जब उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, हाँ, क्योंकि वो उसी में इनरोल हो वो जाएगा। उसमें इनरोल हो जाएगा। उसके बाद उसके ये सारी चीजें जैसे रीले पीले, ये इतना टाइम है ही नहीं उसके पर रीले देखने, वो उसके काम में उलझा रहेगा। तो जब ये पोजीशन आ जाएगा, बच्चा जब उसी के काम में उलझ रहा है तो फिर सोच लो आप वो सफलता की ओर बढ़ गया। जो अवरोधक थे वो सारे अवरोधक पीछे छूट चुके। भाई ठीक है, तेरे को वर्क करना है या जो भी करना है तो ये ले मोबाइल और कर ले तेरा वर्क। तुझे वीडियो देखने, किसी टीचर के लेक्चरर देखने या कोई भी चीज देखनी है आप देखो, इसका उपयोग करो। अब अगर आप पर्सनल मोबाइल दिलाते हो फिर रीले भी देखेगा। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की टाइम पे ये शॉर्ट कंटेंट या तब मित्र भी बनाएगा तो मित्रों के साथ चैटिंग भी होगी। हाँ, पता नहीं कौन से मित्र बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। है सर। पहले बिगड़ने के कम थे साधन, सुधरने के साधन थे। आज बिगड़ने के साधन ज्यादा है, सुधरने के कम। दिनों दिन माहौल खराब होता ही जाता है सर। माहौल भी तो अपनी खराब कर रहे हैं, दूसरा थोड़ी आ रहा है। गलतियां तो होती है ना। आज मान लो बाइक भी चलाते हेलमेट नहीं पहन रहे, कार चला रहे सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, ये चीजें जरूरी है। आज हेलमेट अगर पहने तो ये मान लो कम से ब्रेन अगर बच गई, सेफ है आपका, फिर तो बाकी टूट फूट तो कवर हो जाती है। और सर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है अभी जो पहले बहुत ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट थे, जैसे नीट IIT क्रैक कर रखे हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, बट उन्हें गलत लोगों ने गलत संगति में डाल के किसी को पीना सिखा दिया, किसी को कोई गलत, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, तो वो अलग अलग तरीके से आज फंसे पड़े हैं। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए हमारा बच्चा किस तरह के दोस्त बना रहा है, उन दोस्तों का बैकग्राउंड क्या है, उनकी आदतें कौन सी है। और बच्चे को टोको का नहीं, बेटा इसकी दोस्ती खराब है, थोड़ा संभल के। हमें दोस्ती या मित्रता या व्यवहार ऐसे लोगों से रखना चाहिए जो हमसे श्रेष्ठ हो, यानी कि जिनसे हमें सीखने को मिले। जहाँ हम लोग माइनस में जाए ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए।
ठीक है, सभी से व्यवहार होता है, कोई धूम्रपान भी करता है, कोई ड्रिंक भी करता है, कोई क्या करता है, अपन किसी को मना कर भी नहीं सकते। दूसरी चीज मना भी करोगे तो कितना मना करोगे। शौक होते हैं, जन्मजात नहीं आते, इनको हम लोग खुद अपनाते हैं। तो जिसको खुद अपनाते हैं उसको खुद छोड़ भी सकते हैं। अब अगर आप उनके साथ इनरोल होते हो तो इसका मतलब दोष ही तो फिर आप भी हो भाई। जितना दोष उसका है उतना ही दोष आपका भी। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए या हमसे इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही हमें कनेक्ट होना चाहिए। तो वो अच्छा व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट क्यों होना चाहेगा? क्योंकि वो भी अपने से अच्छे वाले के साथ ही कनेक्ट होना चाहेगा, अपने से लो वाले से क्यों कनेक्ट होगा? जब आप सुधरना चाहोगे तो कोई भी सुधारने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये समझ लो कि अगर आप उसको बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको ध्यान नहीं देगा। हाँ देखा है सर मैंने, ऐसी चीज़ों को इंसान दूर कर देता है खुद से, अच्छा व्यक्ति। अनुसरण उनका करो जो आप कुछ दे चाहे। महात्मा बुद्ध है, भगवान महावीर स्वामी है, या हनुमान जी महाराज हैं, या भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, कोई भी हुए, हाँ उनकी तस्वीर अपने घरों में होती। बाकी अपने दादा परदादाओं की तस्वीर अपने घरों में नहीं होती। भाई कितनी रखते हैं, ये तो तस्वीरें वगैरह आप आज लटकाने लगे हैं सारा सब कुछ क्या, पर ये मूर्तियां तो पहले से भी थी। जिनको हम अपना आदर्श समझते हैं तो उन लोगों के चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। सर ऑनलाइन गेमिंग में मैंने कई सारे केसेस देखे हैं। अभी ये ऐप है, इसमें पैसे डाल, इसमें गेम्स खेल, तू 10 डालेगा ना तो तेरे 50 आएंगे और तेरे को वापस रिटर्न हाथों हाथ खाते में आ जाएंगे। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। तो उसको पैसे किसने दिए? कहाँ से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर। पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गई सर, फ्रॉड भी किए सर। फ्रॉड भी किया, लोगों से भी पैसे लिए, 96 लाख रुपए। ऐप को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि शुरुआत में आपको खूब जिताएंगे कि आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे आपको शुरुआत में 2 बार जिताएंगे, 3 बार जिताएंगे, फिर आपका पैसा खाना स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रैप में फंसे हुए हैं कि भाई मोबाइल बच्चे को जब तक वो 12 तक नहीं कर ले तब तक मोबाइल मत दिलाओ। प्रश्न, बच्चे को मोबाइल का यूज इतनी देर करने दो ताकि वो केवल वो उसका काम कर सके। अब अगर बच्चा मोबाइल से दूरी बना के रहेगा तो इन सारी बीमारियों से दूर रहेगा। दारू पीने वाला अपना घर बेच देता है और दारू बेचने वाला घर के ऊपर घर बनाया जाता है। ये जितने भी गेम है, तो जो खिला रहा है वो कमा रहा है, वो खेल नहीं रहा, वो केवल खिला रहा है। और जो खेल रहा है हाँ, वो गवा रहा है हमेशा। वो एनर्जी भी खो रहा है और पैसा भी खो रहा है। जैसा कि आपने पूछा था कि सर कोई अगर जल्दी सक्सेस होने की होड़ में रहता है तो ये जल्दी सक्सेस होने की होड़ है। 1 के 10, 1 के 50। आज व्यक्ति जो भी है वो बिना मेहनत के कमाना चाहता है। आज एक किसान है, साल भर खेतों में काम करता है, तब जाकर के उसको फसल जब बेचता है तब पैसा दिखता है, और उसमें भी कितनी सारी संघर्ष करता है। पर वो 2 लाख 3 लाख का अनाज जब निकालता है वो, जब उसको हर मौसम से लड़ना पड़ता है। एक दिन संघर्षशील रहता है सर। उसको मौसम से भी लड़ना पड़ेगा, उसको उस प्रकृति से भी लड़ना पड़ेगा, कीड़े जानवर हर चीज से उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। वहां तक का संघर्ष है उसका, तब जाकर के वो 2 लाख या 3 लाख जो भी बचेगा उसके पास, तब जाकर के वो पैसा। अब उसमें 2 लाख या 3 लाख रुपए जो कमाया उसमें उसने साल भर लगा दिया, तो जो 10,000 से 10 लाख बनाने की कोशिश करेगा तो ये मान लो को रास्ता भी तो इतना ही टेढ़ा मेढ़ा होगा। सर होता है। अब जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो अगर जहाँ फिसल के वहीं गए। सर रास्ता दिखाने वाले भी तो कैसे बड़े बड़े लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट में इनरोल हो रहे हैं, सारी चीजें उनसे वो सब कमा रहे हैं। हाँ सर वो कमा रहे हैं, पर लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे मेरी बात सुनो, जय देवगन, शाहरुख खान, हाँ ये पान मसाला का ऐड कर रहे हैं सर। ये विमल गुटकाओं का ऐड कर रहे थे। आप इन लोगों को किस तरीके से लेते हो, किस नजरिए से देखते हो सर? उनको आपके सेहत से दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। उनके अंदर आत्मा नहीं है। क्रिकेटर है वो भी गेम्बलिंग ऐप का प्रमोट कर रहे हैं सर। ऐसे लोगों को मैं आत्मा विहीन मानता हूँ जो समाज को गलत मैसेज देंगे। आज मान लो शाहरुख खान है, अजय देवगन है, तो बहुत से इनको आइडियल मानते हैं। हाँ सर। भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि ठीक है साहब आपकी 4 लाइनें बोलनी है, आपको इतना पैसा देंगे। वो 4 लाइनें बोलने के लिए वो उस पैसे के लिए वो बिक चुकी हैं। हाँ वो तो है। अब इसका मैसेज क्या जाएगा, समाज किस तरह से क्या करेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कैसे सुधार सकते हैं सर अपन? सर यही तो सोसाइटी का माहौल खराब करता है। इसको सचिन तेंदुलकर को भी ऑफर किया था, जी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसे विज्ञापन नहीं दूंगा।
जिससे समाज में मतलब गलत मैसेज जाए उसका। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो भगवान जिसको बना दिया उसके अंदर उसके गुण तो दिखे। अब वो किसी गुटके या मान लो वाइन का या किसी की दूसरी चीजों का ऐड करेंगे तो उसका क्या मैसेज आएगा? सर हमेशा गलत इम्पैक्ट ही पड़ता है लोग। गलत इफेक्ट पड़ेगा ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भारत क्लासेस क्यों रखा? पहले जो स्टार्टिंग में जो बैनर बना था वो था ऑक्सफोर्ड स्टडी पॉइंट के नाम से। माइंड में जोर दिया ही नहीं, सोचा भी नहीं, तो ऑक्सफोर्ड स्टडी पॉइंट के नाम से। पास में जो दर्शन ज्ञान भारती स्कूल था हाँ वहां पर कोचिंग चलाई। वो ऑक्सफोर्ड नाम जो था, इधर दर्शन ज्ञान भारती, अब दर्शन ज्ञान भारती के ऊपर ऑक्सफोर्ड नाम अगर आता है बैनर तो लगाना पड़ेगा जी। तो फिर वो स्कूल वालों को थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हुई कि यार ये ऑक्सफोर्ड जो नाम है ये समस्याग्रस्त है, या तो चेंज कर दो इसको या कोई और नाम रख लो। आगे यार जब आज वो ऑक्सफोर्ड के नाम से समस्या आ रही है, अगर आप दर्शन स्टडी पॉइंट रखते हो तो फिर इससे भी समस्या आई। मेरे मुंह से केवल एक ही नाम निकला, मैंने भारत क्लासेस डाल दो। तो ऐसे हुई भारत क्लासेस की फिर नाम की शुरुआत। उस दिन से भारत क्लासेस के नाम से ही धीरे धीरे इसको किस तरीके से आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया? शुरुआत की थी। उस समय हम लोग 4 मित्र थे, हम चारों ने मिलकर के शुरुआत करी। राजेंद्र कुछ समय के लिए रहा, उसके बाद फिर वो हिमाचल चला गया, 3 बचे। उसमें से फिर दुर्गा शंकर का पोस्टिंग हो गया, गवर्नमेंट जॉब में चला गया, 2 बचे। फिर उसके बाद हरिमोहन का भी पोस्टिंग हो गया, अकेले बचे, अकेले ही चलाते रहे। बीच में एक अपने प्रमोद नागर सर थे। हाँ सर, मैं उन्हीं की बात पूछने वाला था आगे। अब प्रमोद नागर एज ए मेरा स्टूडेंट रहा है, तो उन्होंने भी 2-3 मित्रों ने मिल करके कोई धाकड़ क्लासेस के नाम से हाँ कोई कोचिंग शुरू करी। उन्हें एक मित्र का तो पोस्टिंग हो गया और दूसरे मित्र तो बाहर चला गया। अब वो अकेला बचा, तो उसने कहा कि अब वो जानता मेरे को ही था मेनली, भाई अपन ने शुरू से उसको भी एक तरह से छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, तो सबसे पहले वो मेरे पास ही आएगा, भाई जब मेरी तो ये इच्छा है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। देखो भाई तेरा स्वागत है। जब 2 मेहनती लोग हम जुड़े तो मेरी भी पावर डबल हो गई। कितने साल साथ में थे? कोशिश करनी पड़ती है। एक काम करो, 11th में जो बच्चे अपने हैं, जो अपने पर विश्वास करते हैं, वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, उनके डाउट क्लियर करवाओ। 2-4 बच्चे थे जो आते थे, भाई पैसा तो लग ही नहीं रहा, उनके डाउट थे, डाउट भी फर्स्ट क्लास क्लियर होते थे। डाउट सेशन लगाना। तो धीरे 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 वो बच्चे क्या है, फिर सर मम्मी तो आप एक काम करो, रेगुलर पढ़ाओ, ये साल तो निकालो, ये साल तो मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं लूंगा, अगले सत्र में अपन 12th के लिए बैच स्टार्ट करेंगे। बैच स्टार्ट कर। शुरुआत में हमने 11th शुरू करे थे। 11th में शुक्ला जी सर को जोड़ा फिजिक्स के लिए, तो उनको जोड़ा, और केमिस्ट्री के लिए प्रमोद सर। इस तरह से बायो अपने प्रमोद गहलोत अपने ही पढ़ाता था उस समय साइंस, तो टीम अपनी कंप्लीट हो गई। उस समय एग्रीकल्चर का इतना बूम नहीं था, एग्रीकल्चर का नहीं था, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बाद में आने लगे। बायो का था सर उस टाइम। बीच में क्या है, एक सत्र ऐसा आया था जब ओलावृष्टि हुई थी, उस समय पूरी फसलें जो थी वो चौपट हो गई। वहां से फिर बच्चों में थोड़ा डाउनफॉल रहा। फिर उसके बाद ये प्रमोद सर थे, ये वहाँ सीकर चले गए। 2-2 3-3 जगह संभालने में भी समस्या आती है, तो फिर मैंने एक ही जगह मर्ज कर दिया और वापस। सर एडटेक कंपनियां जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो फैकल्टी भी तोड़ती है और साथ में बच्चे भी तोड़ती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, और साथ में टीचर को लालच बड़ा पैकेज देके अपनी जो वहाँ पे एक्वायर करती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी टीचर को लालच दिया, मेरे पास आ गया, तो लालच देने के पीछे ये है कि यार इसके पीछे बच्चा है, हाँ ये आएगा तो बच्चा भी आएगा। किसी ने मेरे से बड़ा लालच दे दिया, वहाँ चला जाएगा, वो आपके भी ले जाएगा। हाँ वो तो है सर। तो मैं ऐसे टीचर पर न ध्यान देता हूँ। कभी मेरी सोच ये नहीं रही कि यार ठीक है यार वो आगे बढ़ रहा है तो उसके बच्चे तोड़ें या उसको संपर्क करें या ऐसा करें, ये नहीं। मैंने तो खुद ये है कि जो बच्चा मुझे पसंद करेगा, जो मेरी मेहनत से प्रभावित होगा, वो मेरे पास आएगा। मैंने तो खुद ने टीचर बनाए हैं, तो कई टीचर तो ऐसे हैं जिनको बेचारों को पढ़ाना भी नहीं आता। उनकी जो कमियां होती थी उन कमियों को फिर वापस ऑफिस में बिठा करके डिस्कस करके उन सारी कमियों को निकालता था। मैंने कहा आपकी ये इस जगह पर ये कमी थी, आप वॉल्यूम कैसा रखना था, बच्चों को किस तरह से फोकस रखना था, पूरा ध्यान जो है वो बोर्ड पे ही था, कौन बच्चा क्या कर रहा है, एक एक बच्चे तक टीचर की पहुंच होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं उसको सिखाता। वो धीरे धीरे जब कमियां होती है तो भाई पढ़ा लिखा तो सब है, हाँ सर, परफॉर्मेंस कैसी करनी है, किस तरह से उसको बच्चों तक पहुंचाना है, वो चीज जब बच्चे तक पहुंच गई तो अच्छा टीचर बन गया। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के साथ ट्रेनिंग भी देते थे टीचर्स को। आप एक जीता जागता उदाहरण देखो। प्रेजेंट टाइम पे वो मोशन में पढ़ा रहे अपने सर, क्या नाम से, जसवीर जी सर। जसवीर सर। अब जसवीर सर से तो शायद आप भी पढ़े हो।
जसवीर सर की ये कंडीशन थी, उन्होंने नीट की तैयारी करी 5 या 6 साल तक। अब जो बंदा नीट की तैयारी करता है, नो लिमिट सिलेबस पढ़ता है। हाँ। मैंने कहा भाई इसके पास नॉलेज तो कूट कूट के भरी, अब उसको बाहर निकालें कैसे? वो परोसना नहीं आ, अब उसको किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, वो मेरे पास आए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ावा। अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से उनकी शुरुआत हुई। शुरुआत के 1-2 दिन बच्चों ने उनको नापसंद भी किया, फिर भी मैंने बच्चों को फोर्स किया। मैंने कहा बेटा ये भरी हुई बंदूक है, और जो अगर ये चल गई तो ये मान लो कि तुम्हारे वारे न्यारी कर दी। मैंने एक चीज और नोटिस किया सर, वो जब पढ़ाते थे ना, भले ही बीच में अटक जाते थे, पर वो उसको और बेहतरीन तरीके से वापस शुरू से लेके एंड तक भाई, उनके- समझाने की कोशिश कर उनके रहे पास थे। नॉलेज काफी थी, जुनून बहुत अच्छा था उनका। नॉलेज भी थी और जुनून भी था। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश हाँ करते बस थे वो। ये वाली बात और पकड़ी मैंने। हाँ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी हमेशा वो बच्चों के प्रति समर्पित थे। हाँ उनका जरिया कमाई का नहीं था कि भाई मुझे कमाना है। उनका नजरिया एक ही था कि बस कैसे मेरे सब्जेक्ट में बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाए। हाँ, ये तो था सर, आपने सही बोल रहे हो बिल्कुल। जिस टीचर के अंदर नंबर की भूख होती है, जो बच्चे चाहे बच्चा हो या टीचर हो, जिसके अंदर ये भूख होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सर एक फाइनल सवाल, आज बड़ी सिटीज़ के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों के मैथमेटिक कैलकुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिक कैलकुलेशंस को अबेकस और वैदिक मैथ्स सिखा रहे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए, वैदिक मैथ्स और अबेकस किस तरीके से बच्चों को हेल्प करते हैं? आप बड़ी से बड़ी 4-4, 5-5 संख्याओं की कैलकुलेशन है वो भी बहुत इजी और नॉर्मल हो जाती है। सारी चीज़ों में हेल्प करती है। अपने जैसे मान लीजिए जो व्यवहारिक जो मैथ्स वगैरह जो चलती है, यहाँ थोड़ा टफ पड़ता है। गुरुजी आप भी वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको अपनी लाइफ में वैदिक मैथ्स ने किस तरीके से हेल्प किया? भाई वैदिक मैथ्स हमने कोई राजस्थान बोर्ड में तो अपने कभी पढ़ी नहीं, हमने भी नहीं पढ़ी, बल्कि पढ़ाना पड़ा। जी सर। ये सीखा और सीखने के बाद ही पढ़ा है। समय के साथ सीखा आपने? सीखा और सीखने के बाद सिखाया भी सही। जी सर। तो कुछ तो जो गवर्नमेंट टीचर थे उन लोगों को भी पढ़ाना सिखाया कि भाई वैदिक कैसे पढ़ाते हैं। तो आपने जिस तरीके से वैदिक मैथ्स सीखी वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की? होता है, ज्यादा जल्दी होती है और जल्दी होती है। इजी होती है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। सर एक सवाल मैं 11th-12th के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पूछ रहा हूँ, जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं। वो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो न इधर के हैं न उधर के हैं, डिमोटिवेट फील करते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल डाउन चला गया है। घर वाले भी अब जितना पहले ध्यान देते थे अब नहीं देते। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है, अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अपने आप का कभी मनोबल छोटा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जो तैयारी आपने की है जी सर। वो कहीं ना कहीं काम आए। ये रेस है, सारे थोड़ी जीतेंगे, जो पहले पहुंच गया वही जीत गया। सर आज की कॉन्वर्सेशन से मैंने ये सीखा है कि अगर कोई बंदा फोकस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी के साथ आगे आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं नए साल में नए गेस्ट के साथ, एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय कृष्णा।